गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास में बच्चों अपन प्रतिरोध के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और आपके जो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या है, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज बच्चों अपन प्रतिरोध जो होते हैं उन प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं, नोट करते हैं बच्चों हेडिंग आज की, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो बच्चों, प्रतिरोधों के संयोजन की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। प्रतिरोधों को जोड़ने का जो क्रम है, प्रतिरोधों का जो संयोजन है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे अपन हम बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पहला जो आपके संयोजन है उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा संयोजन जो होता है बच्चों उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार का संयोजन होता है प्रतिरोधों का, पहला श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसके बारे में हम बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार का संयोजन जहाँ होता है उस संयोजन को बच्चों अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपन श्रेणी क्रम संयोजन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ नोट करते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम या पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखो बच्चों, इस प्रकार के संयोजन के अंदर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो एक सीरियल के अंदर जुड़े होते हैं, एक क्रम के अंदर जुड़े हुए होते हैं। यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन के डायग्राम का यदि हम रेखा चित्र बनाते हैं तो बच्चों यहाँ अपन देखते हैं कि जैसे आपके ये प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है जिसका पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देंगे और ये दूसरे प्रतिरोध का आपके दूसरा सिरा ये है,
इस जगह से आप क्या करोगे, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दोगे। इस प्रकार से आपके ये प्रतिरोधों का जो संयोजन है ये कहलाएगा आपके श्रेणी क्रम संयोजन। ये 3 प्रतिरोध हैं, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो दूसरे सिरे को अपन ने दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है और इस दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। ये जहाँ पे डॉट दिखा रखी है यहाँ पे ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब इस प्रतिरोध को अपन क्या करते हैं, किसी परिपथ के अंदर जोड़ सकते हैं और इस परिपथ में अपन जोड़ के उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपके सेल हो गया या आपके यहाँ पूंजी लगा दी अपन ने और ये जो परिपथ है वो आपके पूर्ण हो गया है। ये स्विच ऑन कर देते हैं अपन, ये प्लस का ये माइनस का, ये विद्युत धारा प्रवाह की आपकी दिशा हो गई है। तो बच्चों इस प्रकार से यह आपके श्रेणी क्रम संयोजन का रेखा चित्र है। श्रेणी क्रम संयोजन का रेखा चित्र, श्रेणी क्रम संयोजन का बच्चों ये रेखा चित्र है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं दूसरे प्रकार के संयोजन की बात करते हैं यहाँ। तो दूसरे प्रकार का जो संयोजन है उसको अपन इसको साफ करेंगे पहले, फिर लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन था। अब बच्चों अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार के संयोजन की जिसका नाम है आपके समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात करें बच्चों तो इस प्रकार के संयोजन के अंदर जो जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरी जगह पर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। अर्थात ये जो जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जोड़ने का जो तरीका है बच्चों वो ध्यान रखना आप कि इसमें एक प्रतिरोध का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरी जगह पे एक जगह जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक जगह व दूसरे सभी प्रतिरोधों के एक सिरों को एक जगह व दूसरे सिरों को दूसरी जगह एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस क्रम को समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे जिसके अंदर सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरी जगह पे जोड़ दिया जाता है। तो अपन इसका डायग्राम बना के देखें तो देखो बच्चों आपके पास ये 3 प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध ये है जिसको अपन R1 नाम दे देते हैं, ये R1 प्रतिरोध है। दूसरा प्रतिरोध बच्चों ये है जिसे आप R2 नाम दे सकते हैं और तीसरा प्रतिरोध ये है जिसे आप दे सकते हैं R3 नाम। अब इन तीनों के जो एक सिरे हैं, ये तीनों के एक सिरे हैं, इन तीनों को कहाँ जोड़ेंगे अपन? एक जगह जोड़ देंगे। ये लो तीनों को अपन ने एक जगह जोड़ दिया है। इस प्रकार दूसरा जो सिरे हैं इनके एक सिरों को एक जगह पे और दूसरे सिरे हैं उन तीनों को भी क्या करेंगे, एक जगह अपन जोड़ देंगे। यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा बच्चों वो कहलाएगा समांतर क्रम
संयोजन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अपन इसको परिपथ से जोड़ सकते हैं और यह आपके परिपथ हो गया। ये प्लस और ये माइनस, ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है। इस परिपथ के अंदर ये विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। यहाँ अपन पूंजी लगा देते हैं और ये हो गया आपके समांतर क्रम संयोजन का रेखा चित्र। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का रेखा चित्र। ये समांतर क्रम संयोजन का रेखा चित्र है बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। ये आपके दो प्रकार के जो संयोजन होते हैं प्रतिरोधों के, वो कंप्लीट होते हैं। आगे अपन देखते हैं कि जो ये श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं और जो समांतर क्रम संयोजन होते हैं, इनमें तुल्य प्रतिरोध का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने अभी चर्चा की है किस प्रकार का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब उस श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने 2-3 जितने भी प्रतिरोध जोड़े हैं, उन प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद उस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये किस प्रकार से अपन याद करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को यहाँ अपन डेरिवेट करेंगे, यहाँ पे उसकी व्युत्पत्ति करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सूत्र के माध्यम से अपने को किस प्रकार से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अपन एक डायग्राम बनाते हैं जो श्रेणी क्रम संयोजन को प्रदर्शित करे। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके एक डायग्राम है। ये प्रतिरोध 1 है, इसको अपन यहाँ से बनाते हैं। ये बच्चों आपके श्रेणी क्रम संयोजन का एक रेखा चित्र है जिसके अंदर आपके ये प्रतिरोध हैं जो इन बिंदुओं के ऊपर जुड़े हुए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इन प्रतिरोधों को। ये बच्चों R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। अब बच्चों ये प्लस का बैटरी जो है, प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का टर्मिनल है। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो बच्चों ध्यान रखने की बात है कि हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो प्रवाहित धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों के अंदर समान रूप से होती है। अर्थात सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और उन्हीं प्रतिरोधों के उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसका मान अलग अलग होता है अलग अलग प्रतिरोध के ऊपर। तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोधों के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान, जबकि उन प्रतिरोधों के ऊपर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उस विभवांतर का मान सब पे कैसा होता है, अलग अलग होता है। इस आधार पे अपन यहाँ लिखें तो बच्चों इस परिपथ के अंदर इस प्रतिरोध के ऊपर उत्पन्न विभवांतर V1 होगा, इसके ऊपर V2 होगा और इसके ऊपर कितना होगा, V3 होगा। जबकि इस पूरे परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी उसका मान कितना होगा, I होगा। अर्थात समान मात्रा के अंदर विद्युत धारा इस परिपथ में सभी प्रतिरोधों के ऊपर प्रवाहित होगी। तो इस आधार पर मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा समान होगी। पहली बात जो आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी। जबकि आगे जो दूसरी बात ध्यान रखने की है वो ये है, जबकि सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होगा। ध्यान रखने की बात है कि सभी प्रतिरोधों के अंदर उत्पन्न विभवांतर का मान सब में अलग अलग, और जो विद्युत धारा होगी वो कैसी होगी, समान होगी। इस हिसाब से इस परिपथ में R1, R2 व R3 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I व उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 होगा। देखो बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो प्रतिरोध R1, R2, R3 सबके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान I होगा, और उन प्रतिरोधों के अंदर उत्पन्न जो विभवांतर होगा सभी प्रतिरोधों के ऊपर वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, जिसे हम क्रम से यहाँ पे R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 अपन यहाँ पे ले रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस परिपथ के अंदर ओम के नियम के अनुसार कुल उत्पन्न विभवांतर कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ओम के नियम के अनुसार इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा का मान इस ओम के नियम के अनुसार परिपथ में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा बच्चों, V बराबर होगा IR। इसे अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। ये ओम के नियम के अनुसार अपन ने इस कुल परिपथ के अंदर उत्पन्न विभवांतर की मान ज्ञात कर लिया, V बराबर IR होता है। इसी प्रकार प्रतिरोध R1 पर उत्पन्न विभवांतर, देखो बच्चों, ओम के नियम के अनुसार ही प्रतिरोध R1 पर उत्पन्न विभवांतर की यदि हम बात करें तो उसका मान होगा बच्चों V1 बराबर IR1। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर क्या होगा IR2, जिसे अपन समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। और इसी प्रकार प्रतिरोध R3 पर उत्पन्न विभवांतर V3 होगा, जिसका मान क्या होगा IR3। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 4।
तो बच्चों अपन यहाँ पे तीनों प्रतिरोधों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर जो है उसको ओम के नियम के अनुसार यहाँ नोट कर लिया है। इसके बाद अपन यहाँ आगे देखते हैं कि समीकरण 1, 2 और परिपथ का कुल विभवांतर कितना होना चाहिए बच्चों? कुल विभवांतर V बराबर होगा आपके V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 5। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान रखने पर देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, समीकरण 5 अपन ने वहाँ लिखा है, उस समीकरण के अंदर समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान अपन यहाँ पे रख देंगे। तो देखो बच्चों V की वैल्यू यहाँ से देखें तो V बराबर है IR। इसी प्रकार आपके V1 बराबर है IR1, V2 है IR2 और V3 की है IR3। तो इस हिसाब से मैं यहाँ लिखूँ तो बच्चों क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V बराबर हो जाएगा IR, फिर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इधर से इनमें से तीनों में I है, इसलिए उस I को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। इधर मैंने I कॉमन लिया तो इधर आपके बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके अंदर शेष बच गया है। अब देखो बच्चों ये इधर I है, इधर भी I है, अगर मैं इस R की वैल्यू निकालूंगा तो इस I का भाग इसमें लगेगा तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके जो शेष बचेगा वो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके जो R की वैल्यू निकल के आ रही है वो है बच्चों तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है कब, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस दौरान कुल तुल्य प्रतिरोध का मान R1, R2 व R3 के योग के बराबर होता है। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये कब है, ये तुल्य प्रतिरोध है किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का। तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध का मान है बच्चों श्रेणी क्रम के अंदर। इस सूत्र को आपको याद रखना है। अगर हम इस सूत्र को शाब्दिक रूप में लिखना चाहिए तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों किसी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, क्योंकि जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का योग कर देंगे अपन तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसमें से एक स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया है। नोट लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान के योगफल के बराबर होता है। ध्यान रखना बच्चों कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान के योगफल के बराबर होता है। जो आप सूत्र से देख सकते हैं कि जितने भी प्रतिरोध आपके दिए हुए होंगे उनके सबके योग के बराबर जो मान होगा वो आपके तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। यहाँ पे अपन दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए
प्रतिरोधों में सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। अर्थात आपको जितने भी प्रतिरोध दिए जाते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो उन तीनों चारों जितने भी प्रतिरोध हैं उनको जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान जो प्राप्त होगा बच्चों, वो आपके उन प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध से भी अधिक मान होगा किसका, तुल्य प्रतिरोध का मान। तो आप समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है और इसका जो सूत्र है वो क्या है, किस प्रकार से इसको डेरिवेट करते हैं, और ये जो दो इसके स्पेशल फैक्ट हैं उसको आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब बच्चों अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन जो आपके हो गया है, उस श्रेणी क्रम संयोजन के जो सूत्र आया है उस सूत्र के बेस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। उन न्यूमेरिकलों के अंदर आपसे पूछा जाता है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि आपको इतने इतने के मान के प्रतिरोध दे रखे हैं जिनको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अपन यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि किसी परिपथ में 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसी परिपथ में 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के तुल्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या है। दिया गया है 3 प्रतिरोधों का प्रतिरोध का मान दे रखा है। कहने का मतलब R1 का मान दे रखा है आपको 2 ओम, R2 का मान दे रखा है बच्चों 4 ओम और R3 का मान दे रखा है 6 ओम। और आपको ज्ञात क्या करना है, R की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, R बराबर होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है जो भी अपन ने डेरिवेट किया है। अब आप इसके अंदर जो वैल्यू हैं R1, R2, R3 की वो लिख दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 12 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान बच्चों कितना होगा, 12 ओम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चार ओम, 4 ओम, 3 ओम व 4 ओम, 3 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधों को चलो इसको अपन ऐसे करते हैं। आपके कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ होता है डायग्राम के रूप में, कि जैसे आपके ये डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में आपको R1 का मान दे रखा है 2 ओम, इसका दे रखा है 3 ओम, इसका दे रखा है 4 ओम। 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम दे रखा है। और यहाँ पे आपकी एक बैटरी जोड़ रखी है। कितने वोल्ट की है ये है बच्चों 9 वोल्ट की। यहाँ पे कुंजी है। अब आपसे बोला जाएगा कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R
वह प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो अब प्रश्न बनेगा आपके यहाँ कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R व प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपको इसमें इस परिपथ के आधार पर पहचान के बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो इस हिसाब से अपन देखें तो अपन को पहले देखना है कि दिया गया क्या है। आंसर अपन यहाँ हल करते हैं। दिया गया है आपको इस क्वेश्चन के अंदर R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम और R3 की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। अब बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले R की वैल्यू ज्ञात करनी है। R के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब R बराबर क्या होगा, इनको जोड़ देते हैं आप, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे R की वैल्यू आ रही है 9 ओम। ये 9 ओम आपके आंसर आ रहे हैं R के। अब इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक तो R पूछा गया था और एक पूछा गई थी I का मान। तो R अपन ने निकाल लिया है। I की वैल्यू अपन निकालते हैं ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर IR होता है। अपने पास यहाँ V दे रखा है, R दे रखा है, V की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो V की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, उसको अपन ने ठीक से नहीं लिखा। V बराबर 9 वोल्ट है। R की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और I की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो इस हिसाब से आप इसको हल करेंगे। तो इस फॉर्मूले में आप V की वैल्यू 9, I की वैल्यू ज्ञात करनी है, R की वैल्यू यहाँ से आ गई है आपके पास 9, उसको लिख दीजिए, और I की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो I के 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो I बराबर हो गया 1 एम्पियर। तो यह आपके दूसरा आंसर आ गया है। I अर्थात इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा और प्रतिरोध का मान कितना होगा, 9 ओम होगा। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। एक सूत्र ये है, ये ओम का नियम वाला है जो अपन ने ओम के नियम में पढ़ा था। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने न्यूमेरिकल्स जो बुक्स में हैं उसको सोल्व कीजिएगा, और कुछ जो और न्यूमेरिकल हैं आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।